अस्सलाम स्टूडेंट्स, C52 कॉर्पोरेट लॉ, इसका नाम ही सुनते हैं तो जहन में हमारे पास आ जाता है कि यार काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, सब्जेक्ट में लिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का भी कई जगह पे इश्यूज़ है और इसमें ड्राफ्टिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज अब ये सब्जेक्ट ओपन बुक पॉलिसी हो चुका है। इस स्मार्ट ओरिएंटेशन C52 के इस स्मार्ट ओरिएंटेशन में हम इस पूरे सिलेबस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जो परसेप्शन है ये कैसे हमारा चेंज हो जाएगा, कैसे हम एक अच्छी एफिशिएंट वे में इस सब्जेक्ट को लेके चल सकते हैं। देखिए यार, सब्जेक्ट का एक ही मसला है, ये सब्जेक्ट में बच्चा C52 में फेल होता है नॉर्मली, मतलब वैसे तो सारे फाइनल सब्जेक्ट फेल, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप C52 में फेल होते हैं और इसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट में फेल होते हैं बिकॉज इतना टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इतना लेंथी सिलेबस है, लेकिन इसको कैसे हम फर्स्ट डे से लेके चल सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, ICAP की क्या तवक्कात हैं आपसे, हमने सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है, इन सारी की सारी चीज़ें हम आज की क्लास में स्मार्ट ओरिएंटेशन में डिस्कस करते हैं। देखें यार, पहले एक काम ये कर लेते हैं कि ICAP के कुछ एग्जामिनर कमेंट्स हैं और कुछ पासिंग रेशियोज हैं, उसको हम सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं। जून 23 को अगर हम देखें तो जून 23 में पासिंग परसेंटेज इसका 36% था। अच्छा, एग्जामिनर कमेंट सारे मैंने एक जगह पे जॉट डाउन कर दिया है, लेकिन सारे एग्जामिनर कमेंट में एक ही चीज़ है, तो मैं पहले परसेंटेज डिस्कस कर लेता हूं, फिर एग्जामिनर कमेंट को देख लेते हैं। दिसंबर 22 में 28% रिजल्ट रहा, जून 22 में 22% रहा, दिसंबर 21 में 27% रहा, जून 21 में 20% रहा और दिसंबर 20 में जब ये फर्स्ट टाइम ओपन बुक पॉलिसी था तो इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 14% था। ठीक है, जितने भी एग्जामिनर कमेंट्स आप देखेंगे तो एग्जामिनर कमेंट एक ही है कि यार बच्चा लॉस को क्रॉस रेफर नहीं कर पा रहा, क्रॉस लिंक नहीं कर पा रहा और जो सिनेरियोज आ रहा है उसको सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं कर पा रहा। 80 से 90% पेपर जो आपका है कॉर्पोरेट लॉ का, उसकी रिक्वायरमेंट एक ही है, अंडर द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉज एंड रेगुलेशन। वो आपको नहीं बताता कि कौन से लॉ में से जवाब देना है, वो आपको कहता है एक सिनेरियो मैंने आपको दे दिया, आप बताएं अंडर द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉज एंड रेगुलेशन। जब तक इन सारे लॉज एंड रेगुलेशन का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको नहीं पता होगा, स्कोप आपको नहीं पता होगा, चीज़ पेपर में सवाल को पिक करना बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। अब इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? एक काम ये करते हैं, सबसे पहले हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं। जब हम सिलेबस को देख लेंगे तो हम साथ ही साथ बैठ के एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और इस सब्जेक्ट को मैंने और आपको कैसे लेके चलना है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास पहली ग्रेड है, उसके अंदर हमारे पास कंपनीज एक्ट के 445 सेक्शंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्केजुअल है, 12 रेगुलेशन है ग्रेड ए के अंदर, एक रूल है, सिक्योरिटीज एक्ट है, PSX की रूल बुक है और इसकी वेटेज जो ICAP ने रखी है वो 35 से 45 मार्क्स की रखी है और ICAP ने जो इसके लर्निंग आवर्स बताए हैं वो 80 to 85 बताएं। इसका मतलब है 60% ऑफ योर टाइम, 60 या 70% ऑफ योर टाइम आपका इस ग्रेड ए में चला जाता है, जिसमें से ICAP 35 या 40 नंबर का पेपर आपसे पूछ रहा होता है। तो सर फिर बाकी ग्रेड कौन सी है? ग्रेड बी में आते हैं। ग्रेड बी को अगर हम देखें तो ग्रेड बी हमारे पास है मेडिएशन और आर्बिट्रेशन की ग्रेड से। ये बहुत ही छोटी ग्रेड है, सिर्फ 17 सेक्शंस है इसके अंदर, 2 एक्ट हैं, एक रेगुलेशन है, एक रूल है और इसकी वेटेज 10 से 15 मार्क्स है और ICAP ने इसके लर्निंग आवर भी 10 से 15 घंटे रखे जिसमें ये हो जाता है। इसका मतलब है मैं 10 से 15 घंटे इस ग्रेड में लगाऊं तो मेरे 10 से 15 मार्क्स जो कि स्पेसिफिकली मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन से आते हैं और इस सवाल को पिक करना भी आसान इसलिए हो जाता है बिकॉज मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन में कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा, कोई ना कोई निगोसिएशन चल रही होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन इतने क्लियर है कि आप आराम से इसको पिक कर सकते हैं। सही है, तो मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन 10 से 15 नंबर का आता है और 10 से 15 नंबर इसमें ICAP ने वेटेज रखी हुई है। इसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉज आते हैं। स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉज को देखो तो इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ है NBFC रूल्स एंड रेगुलेशन, बैंकिंग ऑर्डिनेंस और इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस। सिर्फ 3 ग्रेड्स है हमारे पास, ये सिर्फ 3 हमारे पास ग्रेड, इसमें सिर्फ 3 स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी वेटेज भी 10 से 15 मार्क्स है और ICAP कह रहा है कि इसकी लर्निंग आवर 15 से 20 घंटे और ये नॉर्मली 10 से 15 घंटे में हो जाते हैं। बैंकिंग ऑर्डिनेंस, AMCs जो हमारे पास NBFCs हैं और तीसरी चीज हमारे पास इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस। ये 3 स्पेशलाइज एरिया इसलिए रखे हैं बिकॉज जब आप ऑडिट फॉर्म में जाते हैं तो आपके पास म्यूचुअल फंड्स का ऑडिट आते हैं, आप बैंक्स का ऑडिट करते हैं, आप इंश्योरेंस का ऑडिट करते हैं, तो उससे रिलेटेड आप जो प्रैक्टिकली फॉर्म में करके आते हैं उसमें तो आप पूरा का पूरा बैंकिंग ऑर्डिनेंस देखते हैं, पूरे का पूरा इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस देखते हैं, पूरे के पूरे NBFC रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं। ICAP ने इसको भी पार्ट बनाया सिलेबस का, लेकिन इसके सेक्शंस बड़े लिमिटेड रखे हैं। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस में हार्डली 10 सेक्शंस है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस में हार्डली 15 से 20 सेक्शंस है, NBFC रूल्स एंड रेगुलेशन में दोनों मिला के कुछ मैक्सिमम 20 से 25 रेगुलेशन एंड रूल्स है, तो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है और यहाँ पे आपकी वेटेज उसने रखी हुई है 10 से 15 मार्क्स और 15 से 20 घंटे उसने लर्निंग आवर रखे। आखिरी ग्रेड देखें, अदर रेलिवेंट लॉस। इसके अंदर हमारे पास 6-8 कानून है और वो भी 100% नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल के बहुत से चैप्टर हैं, सिर्फ 2 चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट है। कॉम्पिटिशन एक्ट
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, COCG, पब्लिक सेक्टर रूल्स, पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट, आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स। सही है, COCG पब्लिक सेक्टर रूल्स फर्म्स हम देखते हैं अक्सर, हम कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, पूरी रेगुलेशंस हमने देखी होती हैं, उसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट इशू कर रहे होते हैं, इसको भी सिलेबस का पार्ट कर दिया। मजे की बात यह है इसके अंदर जो की एरियाज हैं वो फेरा है हमारे पास, वो कॉम्पिटिशन एक्ट है, वो AML है, वो COCG है, वो PSR है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बड़ा ही लिमिटेड है इसके अंदर। बच्चों इसकी वेटेज आईकैप ने 30 से 40 मार्क्स रखी है और इसके लर्निंग आवर भी 30 से 40 घंटे मैक्सिमम है। मतलब अगर मैं सिर्फ इस ग्रेड को देखूं और इस ग्रेड में मैक्सिमम जो मेरे पास स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी कोई लिंकिंग है ही नहीं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल का कंपनीज एक्ट से या शेयर से कोई ताल्लुक है ही नहीं। ठीक है, कंपटीशन एक्ट को अगर मैं देखूं तो कंपटीशन एक्ट अपना एक प्योरली आइसोलेटेड एक्ट है, इसका कंपनीज एक्ट से या बाकी किसी रेगुलेशन से या NBFC से कोई ऐसी लिंकिंग नहीं बनती। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को देखूं तो यस, स्कोप लेवल पे मुझे पता होना चाहिए कि कंपनीज कौन सी होती हैं, बैंकिंग ऑर्डिनेंस कौन सा होता है, लेकिन इसके ऊपर भी जो मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट्स है वो एक आइसोलेटेड रिक्वायरमेंट्स है, इतनी ज्यादा। COCG पब्लिक सेक्टर रूल्स, यस, कंपनीज एक्ट में हमारे पास जो डायरेक्टर्स के सेक्शंस हैं उससे कुछ लिंक मिल जाती है हमें यहाँ पे, अदरवाइज ये भी एक प्योरली कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल्स के ऊपर एक आइसोलेटेड सवाल हमारे पास आ रहे होते हैं। यार 6 कानून में अगर पढ़ लूँ, मेरे 40 मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स कवर्ड है। सही है, कुछ स्पेशलाइज लॉज को देख लूँ, बैंकिंग ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, NBFC, ये 3 कानून और ऐड कर दूँ, मेरी वेटेज जो चली जाएगी वो 50 मार्क्स से चली जाएगी। इसके अंदर मैं अगर मजीद मेडिएशन और आर्बिट्रेशन को भी ऐड कर दूँ, मेडिएशन आर्बिट्रेशन को भी ऐड कर दूँ और उसके लिमिटेड सेक्शन एक्ट और रेगुलेशन की पढ़ लो, तो मेरी जो वेटेज है बच्चों वो 60 मार्क्स पर चली जाएगी। सही है, ये मेरे पास एक कोर्स है जो कि बहुत कम टाइम पे हो जाएगा और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, यस, इंटरप्रिटेशन के इश्यूज होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन चूंकि ये है इतना छोटा सिलेबस कि इसमें लिंकिंग में इतना ज्यादा मसला नहीं होता। ठीक है, यस, इंटरप्रिटेशन का मसला है, इलस्ट्रेशन का मसला है, उसको कैसे टैकल करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो यार अगर मैं इन चीजों को पहले कर लूं, मैं 2 महीने लगा के, 1.5 महीने लगा के स्मार्ट प्लान के अंदर 2-2.5 महीने के अंदर हमारा 60% सिलेबस कवर्ड है। 60% सिलेबस कवर्ड है। द रीजन इज कि हमने इन एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस रखा हुआ है। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ाने के लिए मुझे आपको कंपनीज एक्ट के 500 सेक्शन नहीं पढ़ाने यार, मुझे वाइंडिंग अप नहीं पढ़ानी, आपको शेयर्स कैसे इश्यू होते हैं मुझे नहीं बताना, आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा रहा हूं। सही है, इसी तरीके से कॉम्पिटिशन एक्ट के लिए मुझे उन सारी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं है। सही है, मुझे उन सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कॉम्पिटिशन एक्ट आपको पढ़ा रहा हूं। तो बड़ा ही मैंने स्मार्टली इन चीजों के साथ किया ये है कि यार जो चीज फौरन से खत्म हो सकती है और 60-70, मतलब अगर 2 महीने के अंदर मैं एक पेपर में से 60-70 पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूं, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छी बात है रादर देन कि मैं 5 महीने तक बैठ के ये कंपनीज एक्ट के सेक्शंस में उलझा रहा हूं, सारी चीजों को देखता रहूं, उसके बाद पता चले कि यार या तो मेरे पास आता ही 25-30 नंबर या 40 नंबर तक का पेपर या 30 नंबर तक का पेपर आता है और उसके बाद मेरे पास बकिया कानून है जिसमें से स्ट्रेट में मार्क्स उठा सकता था, पास कर सकता था। तो बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली हमने इसको, तो जो चीज लेंदी है इसका सॉल्यूशन आईकैप ने इनडायरेक्टली आपको बताया हुआ है, आप उसमें अमल कर लेंगे, आपका फायदा होगा। तो लेंदी क्या था, तो इस चीज से हमने डिस्कस कर लिया। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके अंदर इंटरप्रिटेशन भी है, इसके अंदर ड्राफ्टिंग भी है। बच्चों हर एक सेक्शन उसमें क्या इंटरप्रिटेशन निकल सकती है, उसकी क्या इलस्ट्रेशन हो सकती है, वो सारी की सारी चीजें आपको किताब में कवर्ड है। सही, किताब में जो बियर एक्ट के कानून है वो भी लिखे गए, उन कानून को बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड वे में, फ्लो चार्ट वे में मैंने आपको बताया हुआ है स्टेप वाइज, ताकि बच्चे को समझ आ जाए कि लॉ कहना क्या चाह रहा है। और किसी भी सेक्शन के, सब सेक्शन के किसी नोटिफिकेशन में भी या किसी SRO में भी या किसी रेगुलेशन में भी या किसी रूल में भी अगर कहीं इंटरप्रिटेशन का मसला हो सकता है या कोई लॉ लिखा हुआ और आपको ये हो गया लॉ ये लिखा हुआ तो इसमें किस तरीके से निकालेंगे, 35 दिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 35% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25 दिन कैसे कैलकुलेट करेंंगे, हर सेक्शन, हर सब सेक्शन के नीचे उसकी इलस्ट्रेशन आ रही है। और जो बड़ा मसला होता है पेपर में ड्राफ्टिंग का, तो ड्राफ्टिंग के लिए जो भी हमारे पास जितने भी आईकैप के 5 पेपर के सवाल है उसके खुद के आंसर्स मैंने ड्राफ्ट किए। सही, और एक एक आंसर पोर्टल पे डिस्कस हुआ है, स्मार्ट हैंडआउट्स के थ्रू उसको डिस्कस किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉ ये कहता है आपने क्या लिखना है। हर एक सवाल में मैंने आंसर डायरेक्टली डिस्कस नहीं करा है। एक सवाल आया है तो हमने, चूंकि सवाल की रिक्वायरमेंट ही होती है अंडर द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉ, तो इस सवाल के अंदर ये 4-5 कानून अप्लाई हो सकते हैं। तो कौन से कानून से मैंने आंसर लिखा है, कौन से कानून से आंसर नहीं लिखा, ये हैंडआउट में भी डिस्कस किया गया, ये वीडियो में भी डिस्कस किया गया, ताकि बच्चे को पता चले कि हाँ यार ये 5 कानून अप्लाई हो रहे थे, इस 5 कानून में से ये 2 कानून रेलिवेंट थे, बकिया 3 कानून इन वजूहात की वजह से रेलिवेंट नहीं थे। यहां तक चीजें डिस्कस की। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जिसके बेसिस पे हर एक चीज बड़े ही
देखें कंपनीज एक्ट वाली जो ग्रिड है, इसके इसके 550 450 सेक्शंस हैं, इतने रूल्स एंड रेगुलेशन है, इतने एक्ट हैं। इन सारी चीज़ों को लिंक करना, एक एक सेक्शन को रेगुलेशन रूल से लिंक करना, उसकी इलस्ट्रेशन, उसके पीछे ड्राफ्टिंग टेक्निक, सब कुछ किताब में कवर्ड है। और ये सारी चीज़ें लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी है। जितने भी पास्ट पेपर्स हैं ICAP के, वो सारे के सारे हम अटैम्प्ट कर चुके हैं, और डिस्कशन के साथ, कॉमेंट्री के साथ। ये नहीं कि सवाल आया इसका आंसर ये। सबसे बड़ा मसला बच्चे को क्या होता है? सबसे बड़ा मसला बच्चे को ये होता है कि यार वो लॉ पिक नहीं कर पा रहा होता है। जितने भी कानून है उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर पहले काम किया है, ताकि ऑब्जेक्टिव जब तक बच्चे को कानून का क्लियर नहीं होगा, वो कभी भी अगर कोई रूल पढ़ रहा हूं तो मैं क्यों पढ़ रहा हूं, ये रूल आया क्यों, पहले इसके ऊपर डिस्कशन है। अगर मैं रेगुलेशन पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं, किन के ऊपर पढ़ रहा हूं, किन कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा, ये सारी चीजें पहले डिस्कस की गई हैं, ताकि बच्चे को पता हो कि हाँ यार ये कानून ये कहता है, इस वजह से आया है, ताकि पेपर में जब भी सवाल आए तो वो एक अच्छा कानून लिख सके, कानून को पिक कर सके। उसके बाद जब आपने कानून पिक कर लिया तो किताब आपके सामने है, लॉज आपके सामने, उस लॉ को सामने रखते हुए ड्राफ्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें भी हमारे पास कवर्ड है। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये बच्चों हमारे पास स्मार्ट प्लान है, सही है। इस स्मार्ट प्लान को स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया गया बिकॉज आप फाइनल में होते हैं। फर्म लेवल पे मुझे पता है, मैं 14 साल से हूँ, तो मुझे आइडिया है इन चीज़ों का कि किस तरीके से चीज़ें थोड़ी सी मिसमैनेज हो जाती हैं, आपके पार्ट पे भी हो जाती है, फर्म के पार्ट पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन यार ये स्मार्ट, अगर रोज़ हर हफ्ते अपनी पढ़ाई को 2 घंटे भी नहीं दे सकते यार, तो फिर मतलब CA करने का फ़ायदा नहीं है, सही है। तो कोशिश आपने ये करनी कि स्मार्ट प्लान को फॉलो करना है। इस स्मार्ट प्लान में हमने टारगेट लिख दिया है। पहले वीक लेट से हमारा टारगेट है, हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करना है। जहां आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कर लिया, आपने यस किया, आपको आपकी असेसमेंट पता चल जाएगी कि जी 5 से 77.5% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगले वीक का टारगेट आप करेंगे, वो चीज़ें देखेंगे। उसी वीक में हमारे पास क्यूरे सेशंस भी हो रहे होंगे, मजीद प्रैक्टिस भी हो रही होगी, क्विक रिविजन वीडियोस भी आ रही होंगी और अच्छे स्मार्ट लेक्चर्स होंगे, सही है। तो कोशिश ये करें, कॉम्प्लेक्सिटी, लेंदी, इंटरप्रिटेशन, किताब, ये सारी चीज़ें आप मुझ पे छोड़ दें। आपका सिर्फ एक काम है, इस प्लान के हिसाब से लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।